नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे 10 से 12 मिनट में सिर्फ दुनिया के सारे सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपको फाइनेंशियली इम्पैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा गोल होगा कि दुनिया भर से होने वाले जितने भी हमारी न्यूज़ मिल रही है वो किस तरीके से हमारे फाइनेंसेस को इम्पैक्ट कर देंगी। मतलब हमारी सैलरी ग्रोथ या बिजनेस ग्रोथ कैसे बढ़ सकता है, घट सकता है, पोर्टफोलियो क्या आपका गिर सकता है कल शेयर बाजार का या बढ़ सकता है, या फिर इन्वेस्टमेंट की क्या कोई नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। तो इन सारे इवेंट से हम ये सारी चीज़ें एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, कहाँ हमारा फ़ायदा है, कहाँ हमारा नुकसान है। तो ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिए। शुरुआत करूंगा सबसे पहले आर्टिकल से और यह है डेटानॉमिक्स। डेटा के बारे में बात करूंगा और रिलेटेड ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर से है। इंडिया ने डबल कर दिया है अपने शेयर को इन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स टू यूएस। जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स यूएस में बिकते हैं, दवाइयाँ बिकती हैं, वहाँ पर इंडिया का शेयर हो चुका है डबल। मतलब कि 35% जो इंडियन फार्मा शिपमेंट्स हैं जो यूएस में गई हैं FY25 में, एंड आउट ऑफ दिस जो इंडस्ट्री का एस्टिमेट है 98% तो जेनरिक ड्रग्स थे। मतलब ओवरऑल जो भी हमारा शिपमेंट है उसका 35% शिपमेंट तो चला जाता है अकेले यूएस में। उस 35% का 98% जेनरिक ड्रग्स होते हैं और बाकी जो रेस्ट होते हैं दे आर ईदर ब्रांडेड और पैटेंटेड। अब ये जो पैटेंटेड ड्रग्स हैं, ब्रांडेड ड्रग्स हैं, ये बहुत ही कम है और इनके ऊपर 100% का टैरिफ लगा है यूएस में। मतलब सिर्फ 2% ऐसे ड्रग्स हैं जिसके ऊपर 100% का टैरिफ लगता हुआ हमें नजर आएगा। तो आगे के जो उनके प्रॉस्पेक्ट्स हैं, ऑफकोर्स उन पे कुछ पानी फिर सकता है अगर उनका प्लान हो कि आगे हम ब्रांडेड ड्रग्स लॉन्च करेंगे, पैटेंटेड ड्रग्स लॉन्च करेंगे। लेकिन जो इंडियन जेनरिक ड्रग्स हैं उनके पास डीप इनरोड्स हैं, उन्होंने बनाए हैं यूएस में, एंड अपना शेयर ओवर द डेकेड इन्होंने काफ़ी इंक्रीज किया है। तो इंडिया एक मेजर सप्लायर है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का टू यूएस। इंडिया ने सप्लाई किया है 42%, जो टोटल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं यूएस के उसका 42% अकेले इंडिया से आया है। और 2013 से ही ऑलमोस्ट डबल कर चुके हैं 2022 में, अगले 10 सालों में, पिछले 10 सालों में। और सेम पीरियड जो दूसरी कंट्रीज हैं उनका ओवरऑल जो शेयर था वो आधा हो चुका है। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो इंडिया का जो ब्लू लाइन है वो 22 से 42% हो गया और ओवरऑल जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो 46% से 26% आ गया। मतलब दूसरों का बिजनेस हमने अच्छा खासा खाया है हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है यूएस में। यूएस लार्जेस्ट मार्केट है इंडिया फार्मा कंपनीज के लिए। इंडियन फर्म्स जैसे कि ग्लैंड फार्मा, ऑरोबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज 54%, 47% एंड 45% जो इनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो अकेले कहाँ से आ रहा है? यूएस से आ रहा है। ठीक है, तो काफी बड़ा शेयर आप देखिए, ऑरोबिंदो फार्मा, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, ग्लैंड फार्मा, पिरामल फार्मा, उनका भारी भरकम शेयर एक कंट्री से आता है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये लार्जेस्ट मार्केट है हमारी कंपनीज के लिए। और जो मेजॉरिटी प्रिस्क्रिप्शंस हैं यूएस में ये अनब्रांडेड जेनरिक्स के होते हैं। 2022 में 90% जो टोटल ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए गए थे यूएस में ये अनब्रांडेड जेनरिक्स थे और बाकी जो थे वो ब्रांडेड थे। उनका शेयर था 92% टोटल सेल्स वॉल्यूम का। तो आप देख सकते हो किस तरीके से फार्मा इंडस्ट्री हमारी यूएस में अपना नाम बना चुकी है, मार्केट शेयर कैप्चर कर चुकी है और अब अलग अलग जगहों पे ज़्यादा मार्केट शेयर के लिए एम कर रही है। जैसे कि जेनरिक ड्रग्स में तो हम कर चुके हैं, लेकिन हम पैटेंटेड और ब्रांडेड ड्रग्स में भी धीरे धीरे एम कर रहे हैं कि यूएस में मार्केट शेयर को कैप्चर करें। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अगर आप देखोगे तो हिंडर होती है टैरिफ्स की वजह से। जो नए रूल्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर एम्बिशंस को हर्ट कर रहे हैं, ना कि अभी जो चल रहा है वो जो बिजनेस है वो तो सही सही चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक ओवरव्यू आपको जरूर पता होना चाहिए कि फार्मा में कौन सी कंपनीज है जहां बच के रहना चाहिए, कौन सी शेयर कंपनीज बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर अकेले, और कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि यूएस क्या कर रहा है। बात करूंगा अगले आर्टिकल की। और काफी सारे लोगों को ईए गेम्स के बारे में पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स। ईए गेम्स जितने भी बच्चे मेरे ख्याल से 2000 से लेके अभी तक, स्पेसिफिकली जब इंडिया में कंप्यूटर्स आना काफ़ी शुरू हुए, जो गेम्स खेले हैं उसमें ईए गेम्स हमेशा लिखा होता था। ठीक है, और अब इस कंपनी से रिलेटेड बड़ी न्यूज़ आई है। वो न्यूज़ ये है कि इसे अब प्राइवेट कंपनी बनाया जा रहा है, लिस्टेड से अब ये प्राइवेट में जा रही है और ये $55 बिलियन का लेवरेज बाय आउट है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील है ये। और जो खरीद रहे हैं वो लोग कौन है? ये एक प्राइवेट इक्विटी फर्म्स है जैसे सिल्वर लेक, सऊदी अरेबिया की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, जारेद कुशनर्स एफिनिटी पार्टनर्स। तो ये कहा गया है मंडे को। जो डील है ये अंडरस्कोर करता है कि कितना डीप पॉकेटेड है इन्वेस्टर्स जो बेट कर रहे हैं इंडिया एंडोरिंग वैल्यू ऑफ ब्लॉकबस्टर्स गेम फ्रेंचाइजीज एज इंडस्ट्री रिकवर फ्रॉम अ
प्रोलॉन्ग डाउनटर्न। तो ये लार्जेस्ट लेवरेज बायआउट होगा ऑन रिकॉर्ड, एक्लिप्स करेगा ये TXU एनर्जी के टेक ओवर को 2007 में हुआ था, एंड जो दूसरे लैंडमार्क ट्रांजैक्शन थे उस डेकेड के इंक्लूडिंग टॉयज आर अस एंड हर्ट्ज। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रीबाउंड देखने को मिल रहा है हमें ग्लोबल डील मेकिंग में, एज बोरिंग कॉस्ट कहीं ना कहीं रिवाइव कर रहे हैं एपेटाइट फॉर मेगा ट्रांजैक्शंस। तो बोरिंग कॉस्ट कम होते हैं तो बड़े ट्रांजैक्शंस हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो दुनिया भर में अगर आप देखोगे तो बड़ी कंट्रीज़ में बोरिंग कॉस्ट काफ़ी कम हुआ है। मतलब अगर आप पैसा उधार लेना चाहते हो किसी से तो पहले जो 10% में मिल रहा था वो आपको शायद 7% में मिल जाए। US, यूरोप, इंडिया, हर जगह आपको आप देखेंगे तो ईजिंग देखने को मिल रही है, क्वांटिटेटिव ईजिंग हर जगह फॉलो हो रही है एज अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बाय द सेंट्रल बैंक्स। तो इस डील में ये शेयर होल्डर्स को $210 पर शेयर मिलने वाला है और 25% का प्रीमियम मिल रहा है। ठीक है, जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है उससे 25% ऊपर का भाव मिल रहा है इन्हें। एंड जो डील है इसकी इक्विटी वैल्यू है $52.54 बिलियन अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स कैलकुलेशन। जो टेक प्राइवेट ऑफर है वो काफ़ी क्रूशल टाइम पे आ रहा है क्योंकि ये अभी कोर स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो पे काफ़ी वर्क कर रहे हैं, एंड अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसमें भी हमें देखने को मिल रही है। तो क्या इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री ऐसे देखने को मिल रही है? नहीं। इंडिया में देखिए बैटलफील्ड 6 है, जैसे क्या ऐसे गेम्स आ रहे हैं? इंडिया में नहीं आ रहे हैं। तो इंडिया में ज़्यादातर जो गेम्स का ट्रेंड था वो था पैसे वाले गेम्स, बेटिंग गेम्स। माई 11 सर्कल से लेकर के आप देखिए जितने बेटिंग गेम्स थे वो ज़्यादा फेमस रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं हमें सक्सीड करना होगा एक फैंटेसी गेम अगर आप देखो, या अलग अलग कैटेगरीज हैं, FPS गेम्स आ रही हैं हमारी, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज है जिसमें हमारी कोई प्रेजेंस ही नहीं है। तो इंडिया में अगर गेमिंग इंडस्ट्री ऊपर जाना चाहती है तो उन्हें इस तरीके की कंपनीज बनानी होगी गेमिंग की जो स्टेट ऑफ द आर्ट मैं कहूँगा गेम्स बना रही हैं, ना कि सिर्फ जो ये गैमलिंग वाले गेम्स और बेटिंग वाले गेम्स हैं इस पे हम लोग फोकस करें, क्योंकि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सस्टेनेबल फॉर अस। और गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहती। आप देख रहे हो किस तरीके का ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है, किस तरीके से गवर्नमेंट ने टैक्सेशन बढ़ा रखा है इस पर। तो इतनी बड़ी डील हो रही है कि सऊदी अरेबिया और US के बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी फर्म्स एंड पेंशन फंड्स अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर के काफ़ी बुलिश हैं अगले 10 से 20 सालों में। ये लोग बहुत लंबा सोचते हैं, मैं आपको बता दूं। और ये कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है कि कंपनी इस साल खरीदी और अगले साल बेच दी, नहीं। ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं एंड काफ़ी लंबे समय के लिए चलते हैं। काफ़ी लंबे समय तक ये कंपनीज फिर आपको प्राइवेट रहती हुई दिखती हैं। तो ये उसी तरीके की डील है। बात करूंगा अगले आर्टिकल की, और ये है PSU बैंक स्टॉक्स के बारे में। स्ट्रक्चरल गेन्स, वैल्यूएशन सपोर्ट पॉजिटिव फॉर PSU बैंक स्टॉक्स। काफ़ी पॉजिटिव है PSU बैंक स्टॉक्स के लिए इस टाइम पे। इस आर्टिकल का कहना है पब्लिक सेक्टर बैंक से ट्रैक कर रहे हैं अटेंशन इन्वेस्टर्स का, और जो PSU बैंक इंडेक्स है ये 10% गेन कर चुका है एक महीने में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने रिटर्न ऑन एसेट्स जो है उनका 1% बढ़ा है। मार्जिन्स भी बढ़िया हुआ है इस टाइम पे। एसेट क्वालिटी भी स्टेबल है, मतलब कि आप लोन ज़्यादा दे रहे हो, पैसा ज़्यादा अच्छा आ रहा है, प्रॉफिट भी ज़्यादा कमा रहे हो, और क्वालिटी भी जो है लोन की, जिनको लोन दिया है वो बढ़िया, वो लोग पैसा चुका रहे हैं। ऐसा नहीं कि ज़्यादा देने के चक्कर में आपने गलत लोगों को लोन दे दिया, ये नहीं देखने को मिल रहा हमें। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है 1.5 ट्रिलियन रुपी क्रॉस कर चुकी है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने आउटपेस किया है प्राइवेट बैंक्स को क्रेडिट एक्सपेंशन में, ज़्यादा उधार दिया है इन्होंने प्राइवेट बैंक से। और जो एग्रीगेट अर्निंग पर शेयर भी है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, लग रहा है कि मिड टीन्स में ग्रो कर सकता है। एंड यहाँ पे PSBs एक्सपेक्टेड है यहाँ पे कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाएंगी 2028 फाइनेंशियल 2028 तक। तो नियर टर्म नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, लेकिन फी इनकम बढ़ेगी, मॉडरेशन आएंगे कॉस्ट रेशियोज में, एंड हेल्दी कवरेज देखने को हमें आगे मिलेगा, जिसकी वजह से ROA स्टेबल रह सकता है एट 1% और अबव। पार्ट ऑफ अपसर्ज ये ड्रिवन है बाय स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट फ्रेंचाइजीज एंड जो कंजर्वेटिव क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज हैं, और ट्रैक्शन है रिटेल, एग्री और MSME सेगमेंट्स में। इवन दो PSBs इनके जो मार्केट कैप्स हैं ये बढ़ रहे हैं, और 4x सिंस FY20 जो वैल्यूएशंस हैं वो रीजनेबल लग रहे हैं। विद रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखोगे 18 से 19% है, रिटर्न ऑन एसेट्स इनका 1% है। तो री रेटिंग देखने को मिल सकती है आगे, हो सकता है इन्हें दोबारा रेट किया जाए एंड एक बढ़िया रेटिंग्स मिले और एक अच्छा रन देखने को मिले। ये कहना है इस आर्टिकल का किसके बारे में? पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में। अब प्राइवेट बैंक्स का जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो बढ़िया है, लेकिन PSBs इस टाइम पे इंप्रूवमेंट ज़्यादा अच्छा दिखा रही है कंपेयर टू जो कंपेरेबल है या सुपीरियर है ROE है एडेड बाय हायर लेवरेज। तो मार्केट शेयर इनका कम हुआ है, लेकिन स्टिल 62% डिपॉजिट्स जो है इन्हीं के पास हैं, जो ट्रांसलेट करती हैं टू कंफर्टेबल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। अब क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो मैं बता दूं कि लोग अपना पैसा सरकारी बैंक में रखना चाहते हैं, भले ही लोन प्राइवेट बैंक से ले लें, लेकिन पैसा रखना कहाँ चाहते हैं लोन लेकर के भी? सरकारी बैंक्स में, क्योंकि उन्हें लगता है इट इज़ कम्प्लीटली सेफ, कभी भी पैसा डूबने वाला नहीं है। तो इंडिया में ये मेंटालिटी जो है ये आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। दूसरी चीज़,
अगर आप देखेंगे पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कई इन्वेस्टर्स अवॉइड करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल प्रॉफिट मेकिंग मोटिव से बनी ही नहीं है। ऐसे ऐसी जगहों पे भी इनके ब्रांचेस खुले हुए हैं जहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं, गांव देहात के एरिया में रूरल ब्रांचेस आप देखिए, तो कहीं ना कहीं इनका गोल क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूड किया जाए, प्रॉफिट नहीं हो रहा हो बहुत ज़्यादा तब भी ब्रांचेस को ओपन रखा जाए। लेकिन प्राइवेट बैंक्स आपको ऐसा करते हुए नजर नहीं आएंगे। पर ब्रांच अगर आप देखोगे तो प्राइवेट बैंक्स काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और कमाते हैं एज कम्पेयर टू ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और साथ ही में करप्शन एक ऐसा इशू रहा है जो पहले रहा है काफ़ी, हमें जो देखने को मिला था कि बड़े बड़े हमें लोन स्कैम्स देखने को मिले हैं और स्पेसिफिकली कहाँ से आए हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक से। तो ये एक बड़ा कंसर्न रहता है जिसकी वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर बैंक्स को काफ़ी अवॉइड करते हैं। एंड ठीक ठाक ग्रोथ रेट अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक से मिले तो उसमें तो वो ज़रूर इन्वेस्ट करते ही करते हैं। तो यही चीज़ हमें मार्केट में भी देखने को मिल रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखिए पीएसयू बैंक्स में भी ऐसे आर्टिकल्स पढ़ के ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं पर बिलीव कर लें। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छे स्टॉक्स को रिसर्च करें, अच्छे से देखें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट से कंसल्ट करें, उसके बाद ही ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।